11th क्लास में आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल, एक विद्युत रासायनिक सेल। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो तो उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे उसे हम विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। कल तक हम लोग अर्ध सेल फिर रेडॉक्स रिएक्शन देखा कि इलेक्ट्रॉन आया भी गया भी पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। तो कुछ वैज्ञानिक आए जिसमें एलोसेंड्रा वोल्टा, डेनियल, गैल्वेनिक, ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सेल बनाई जिसे हम वोल्टी सेल भी कहते हैं, डेनियल सेल भी कहते हैं, या क्या बोलते हैं आपको इसको जिंक कॉपर सेल के नाम से भी जाना जाता है, विद्युत रासायनिक सेल के भी नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये सेल बना रहे हैं, इसका पहले मैं आपको एक सेल प्रोसेस बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं लवण सेतु को समझाऊंगी। सबसे पहले एक बीकर लिया गया है, इस बीकर में जिंक की रॉड और जिंक सल्फेट का ही विलयन लिया गया है। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे आप, जिंक की रॉड डालते थे, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते थे। अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप जो इलेक्ट्रोड है उसी का विद्युत अपघट्य लिया गया है। तो सबसे पहले एक बीकर है, उस बीकर में जिंक डाइपॉजिटिव जो है वो ये विलयन से आ रहा है ZnSO4 से, तो जिंक की रॉड है और जिंक सल्फेट का विलयन है। राइट हैंड साइड में एक बीकर है जिसमें कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट का विलयन है, मतलब विलयन में कॉपर और सल्फेट दोनों आयन मौजूद रहेंगे। यहाँ जिंक और सल्फेट दोनों आयन मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों को बाह्य परिपथ द्वारा गैल्वेनोमीटर लगाकर जोड़ दिया गया है और इनके बीच में एक युक्ति लगाई गई है, ट्यूब, कांच की यू आकार की ट्यूब लगाई गई है जिसे लवण सेतु कहते हैं, जिसको आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अब क्या हुआ, जैसे ही ये सेल परिपथ पूर्ण हुआ, विद्युत सेल परिपथ पूर्ण होते ही विद्युत रासायनिक क्रियाएं शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई। जिंक की रॉड से जिंक आयन के रूप में विलयन में आने लगता है, जिंक की रॉड से जिंक आयन के रूप में विलयन में आने लगता है और ये जो सतह पर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है जिंक, ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होता हुआ यहाँ कैथोड पर आता है और इस विलयन में उपस्थित कॉपर द्वारा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है और इसके चारों तरफ, इस कॉपर की रॉड के चारों तरफ ही कॉपर की मोटी परत बनने लगती है। क्लियर? सबसे पहले आपने दो बीकर लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक की रॉड और जिंक सल्फेट का विलयन है, राइट हैंड साइड में कॉपर की रॉड और कॉपर सल्फेट का विलयन है। दोनों को बाह्य परिपथ वोल्टमीटर द्वारा जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद एक लवण सेतु यूज किया गया है जो यू आकार की ट्यूब है। जिंक की रॉड से जिंक आयन विलयन में आता है, सतह पर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्य परिपथ से होते हुए कैथोड पर पहुंचते हैं। यहाँ पर विलयन में उपस्थित कॉपर आयन द्वारा ये ग्रहण कर लिए जाते हैं और इस कॉपर की रॉड के चारों तरफ कॉपर की और मोटी परत जमती चली जाती है। ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि इसके ऊपर पूरी परत ना चढ़ जाए या जिंक की रॉड गल ना जाए। जैसे ही ये क्रिया होती है, जैसे ही वहां इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पहुंचता है, उस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है जिसे हम विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा के नाम से जानेंगे। तो जैसे ही जिंक ऑक्सीकृत हुआ और कॉपर अपचयित हुआ, गैल्वेनोमीटर में एक विक्षेप उत्पन्न होगा जो इस सेल में होने वाली विद्युत रासायनिक क्रिया को इंडिकेट करेगा कि हाँ कुछ ना कुछ रासायनिक क्रियाएं हुई हैं और विद्युत उत्पन्न हुआ है, जो वो उस वोल्टमीटर या उस गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न मात्रा से या पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, डेनियल सेल हो या वोल्टी सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, हमेशा इसका एनोड लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, कैथोड राइट हैंड साइड पर रहेगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा। ये की पॉइंट है, ये डेनियल सेल या वोल्टी सेल के की पॉइंट हैं कि एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, उस पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड पर होगा, उसका अपचयन होगा। इसी कहानी से, इसी पॉइंट से केमिस्ट्री की पूरी थ्योरी बदल दे रही हूं अभी मैं। अब तक आप जानते थे कि कैथोड ऋणावेशित होता है, एनोड धनावेशित होता है। ये कहाँ होता था? विद्युत अपघटनी सेल में होता था। विद्युत रासायनिक सेल में
सारी बातें बदल रही हैं, लेकिन बदल रही हैं विथ प्रूफ। ऐसे ही नहीं बदल दिया हमने, विथ प्रूफ हम बदलेंगे। क्या हुआ सुनिए, जिंक की रॉड से जब जिंक आयन विलयन में आया तो वो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित था। यदि ये कैथोड ऋणावेशित है, यहाँ पर जो हमने कैथोड लिया है और एनोड लिया है, तो ये एनोड है। सुनिए यहाँ पे, अब ये एनोड है, अगर ये एनोड धनावेशित होता तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता और अपने से दूर जाने धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता और अपने ही पास रख लेता। लेकिन चूंकि एनोड ऋणावेशित था तो इसने निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित किया और दूसरे सिरे पर जाने दिया, और दूसरा सिरा जो कैथोड का काम कर रहा था, ऑब्वियसली वो धनावेशित था, तभी उसने आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और अपचयन की प्रक्रिया संपन्न कराई और कॉपर की सतह पर कॉपर की परत जमने लगी। इसलिए विद्युत रासायनिक सेल में हमेशा एनोड ऋणावेशित और कैथोड धनावेशित होगा। ये कहानी बदली और आपको समझ में भी आया कि क्यों बदली। इलेक्ट्रॉन अगर ऋण ऋण रहते तो वहां प्रतिकर्षण की क्रिया होगी, तभी यहाँ आएगा। अगर वो धन रहता तो इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचता ही नहीं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि इलेक्ट्रोड बटे विद्युत अपघट्य लिखा जाता है हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण पर, यानी यहाँ इलेक्ट्रोड ऊपर रहेगा और विद्युत अपघट्य नीचे रहेगा। ये जो दो समांतर रेखाएं हैं ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं, लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं दो समांतर रेखाएं। और कैथोड पर हमेशा विद्युत अपघट्य बटे इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। कैथोड हमेशा विद्युत अपघट्य बटे इलेक्ट्रोड होगा, वो इलेक्ट्रोड बटे विद्युत अपघट्य होगा। तो आप लिखेंगे जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट बटे कॉपर, इसको हम सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो सेल अभिक्रिया जब लिखेंगे तो लिखेंगे जिंक सल बटे जिंक डाइपॉजिटिव आयन, क्योंकि एक्वस था, वियोजित होगा। कॉपर विलयन में था वो आला और कॉपर सॉलिड, ये सेल अभिक्रिया। लेकिन मुद्दा ये आया कि एक तरफ से ऋण आयन जाता गया, यानी इलेक्ट्रॉन जाता गया, और विलयन में जिंक आयनों का सांद्रण बढ़ता चला गया, और एक तरफ से कॉपर हटता चला गया, यानी विलयन में सल्फेट आयनों का सांद्रण बढ़ता चला गया। तो एक तरफ ऋण आयन बढ़ गया और एक तरफ धन आयन बढ़ गया, ठीक। और जैसे ही आयनिक असंतुलन हुआ, विद्युत धारा के मार्ग के प्रवाह के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न होने लगेगा। विद्युत धारा प्रॉपर्ली प्रवाहित नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तरफ धनावेश की मात्रा बढ़ गई है और एक तरफ ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई है। इसी धन और ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए ये लवण सेतु प्रयुक्त होता है, जो इन विलयनों को आपस में मिलने तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ धन आयन ज्यादा हुआ है तो यहाँ से ऋण आयन को बैलेंस करेगा, और यहाँ ऋण आयन ज्यादा हुआ है तो यहाँ वो धन आयन को बैलेंस करेगा। कैसे करेगा ये भी मैं लवण सेतु की युक्ति में आपको समझाती हूँ।